Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसको हम मधुमेह नाम से जानते हैं, आम तौर पे इसको शुगर बोलते हैं। तो बता देते हैं आपको, जनरली जो डायबिटीज़ होता है वो दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। इसमें कंजेनाइटली या बाय बर्थ बीटा सेल्स जो पैनक्रियास की इंसुलिन सिक्रेट करती हैं वो बीटा सेल्स ही नहीं होती हैं या इंसुलिन की कम्प्लीटली डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें हो सकता है इनएडिक्वेट सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की वजह से जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो उस इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहती हैं, जिससे कि जो इंसुलिन हमारा कैरियर मॉलिक्यूल होता है, दैट मीन्स ये ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करके सेल के इनसाइड पहुंचाता है, तो इसका फंक्शन इम्पेयर्ड देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज समटाइम कॉल्ड एज ए लाइफस्टाइल डिसीज एज इट मोर कॉमन इन पीपल who don't do enough exercise, have an unhealthy diet and obese। बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है वो आमतौर पे लोगों में यही देखने को मिलता है, और इसका जो होने का रीज़न रहता है वो ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारे इसके कारण हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली पहले ओल्डर एडल्ट में देखा गया था, लेकिन आजकल ये यंग एज के चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। तो डायबिटीज़ मेलाइटस है आपका, डायबिटीज़ इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक पैनक्रियास ऑर्गन होता है जिसकी बीटा सेल्स से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको नाम होता है इंसुलिन, और वो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिकली इंसुलिन एज ए कैरियर मॉलिक्यूल काम करता है, और ये जो है हमारे ग्लूकोज को बाइंड करके कोशिका के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसीज़ है जिसमें हो सकता है कि इंसुलिन की कमी हो, या हो सकता है इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो गया हो। जब कभी कोई मीठा ज़्यादा खाता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है उस मीठे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी वो एक्सेस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सेल्स में इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और वो सेल्स इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास। द एडल्ट पैनक्रियास इज ट्रांसवर्सली oriented retroperitoneal organ extending from the C loop of the duodenum to the hilum of the spleen। हम बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जिसकी कमी की वजह से या जिसके एक्शन के रेसिस्टेंस की वजह से ऐसा यानी डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो पैनक्रियास हमारा एक प्रकार के एब्डोमिनल कैविटी में रेट्रोपेरिटोनियम यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक ऑर्गन होता है जो हमारी इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम से, ड्यूडिनम का शेप जो है वो सी शेप रहता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। पैनक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यानी सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि एक्सोक्राइन पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है एंजाइम के साथ, और वो हमारे न्यूट्रिएंट के डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है।
एंडोक्राइन सेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा पैनक्रियास में 3 सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, जो कि अल्फ़ा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। तो ग्लूकेगॉन की यदि हम बात करें तो ग्लूकेगॉन हमारा तब एक्ट करता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है, तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं पे हमारा इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन जो है यानी ग्लूकोज को, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इंसुलिन एक प्रकार से कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो कि अपने साथ ग्लूकोज को बाइंड करके कोशिका के अंदर पहुंचाता है, दैट मीन्स सेल के इनसाइड पहुंचाता है, जहां पे उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है यानी एटीपीज रिलीज होते हैं, और उस एटीपी का हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। डेल्टा सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन एंड गैस्ट्रिन। डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन का जो काम होता है वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को बैलेंस करके रखना, दैट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन ना हो पाए। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एक फिजियोलॉजी की। 1 to 2% of F cell secrete pancreatic polypeptide which decrease the absorption of food from the GIT। और कुछ यानी आपकी F cells जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि यानी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फूड का अब्जॉर्प्शन कम हो उसको प्रमोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन हमारा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है। हमने आपको बताया कि ये पैनक्रियास की लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। इंसुलिन अ प्रोटीन मेड ऑफ 2 अल्फा चेन एंड बीटा, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं एंड 2 बीटा चेन होती हैं। एनाबॉलिक हार्मोन्स है। एनाबॉलिक का मतलब ये होता है यानी एक तो होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देने को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एंड कैटाबॉलिज्म हम बोलते हैं यानी लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन का सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है? तो ये ग्लूकोज, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जब कोई पर्सन यानी स्वीट यानी कार्बोहाइड्रेट या मीठा ज़्यादा खाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका ब्लड में अब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ती है, और उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी जो लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियास की, वो इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा करती हैं। द इफेक्ट इज मोर प्रीडोमिनेंट व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। अराइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ए सिग्नल फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। अमीनो एसिड आपके जो होते हैं वो इसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जैसे कि सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन जो है इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्शन की, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जब कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन से या फैट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देने को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देने को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है आपका द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, और जब कभी आपके बॉडी में ग्लूकोज की डिफिशिएंसी होती है, दैट मीन्स ग्लूकोज जब कम होता है तो फिर से ग्लाइकोजन से
ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ इंसुलिन। स्टिमुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम reduced the activity of the enzyme of gluconeogenesis। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यानी ग्लूकोज यानी आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से जनरली आपका ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या करता है आपका इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स। रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। रिडक्शन ऑफ लिपोलिसिस एंड स्टिमुलेशन ऑफ लिपिड सिंथेसिस। और जब कभी अब अगर आपके बॉडी में यानी इंसुलिन का इनएडिक्वेट अमाउंट होगा, दैट मीन्स सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपका लिपोलिसिस, दैट मीन्स फैट का ब्रेकडाउन होता है। तो ये क्या करता है आपके फैट के ब्रेकडाउन को भी रोकने का काम करता है और फैट का सिंथेसिस में हेल्प करता है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो पैनक्रियास का जो बीटा सेल्स होती हैं वो 40 से 50 यूनिट इंसुलिन डेली सिक्रेट करती हैं। सिक्रेटेड एट लो लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग, जब किसी का स्टारवेशन होता है तो क्या होता है जो इंसुलिन होता है वो कम सिक्रेट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर उस समय भी वैसे ही रफ्तार से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आ सकता है, दैट मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। इंक्रीज लेवल आफ्टर ईटिंग, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के बाद जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन भी क्या होता है बढ़ जाता है। एन अर्ली बस्ट ऑफ इंसुलिन अकर्स विद इन 10 मिनट ऑफ ईटिंग। बेसिकली जो है जो इंसुलिन का लेवल है वो सबसे पीक उस कंडीशन में होता है जब हमें खाना खाए हुए 10 मिनट हो जाते हैं। देन प्रोसीड विद इंक्रीजिंग रिलीज एज लॉन्ग एज हाइपरग्लाइसीमिया इज प्रेजेंट। और जब कभी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो यानी इंसुलिन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2009 में डायबिटीज़ आपका बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम बहुत साधारण भाषा में आपको बता दें कि ऐसे बच्चे या ऐसे पर्सन में पैनक्रियास की बीटा सेल्स ही हो सकता ना हो, मतलब बाय बर्थ या कंजेनाइटल ही इंसुलिन की कमी होना बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ दी बीटा सेल्स, यानी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया जिससे कि इंसुलिन हार्मोन्स बाय बर्थ से बॉडी के अंदर था ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हो सकता है इनएडिक्वेट सिक्रीशन हो या इनसफिशिएंट एक्शन हो, यानी हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन जितना चाहिए ब्लड ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ना हो, या फिर जितना सिक्रेट हो रहा है उसका एक्शन उतना अच्छे से ना हो पा रहा हो, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की यदि हम बात करें तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है एंड आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड ग्लूकोज का बढ़े होने को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस वो कंडीशन होता है जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर की वजह से या कई बार कोई भी ड्रग्स जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोलॉन्ग लेने की वजह से पेशेंट में डायबिटीज़ होता है, तो इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं।
टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें हमने आपको बताया था कि जुवेनाइल बोलते हैं इसको, या आईडीडीएम यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये जनरली आपके टोटल डायबिटीज़ का 5 to 10% होता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हो सकता है, बाई बर्थ ही ना हो पैनक्रियास की बीटा सेल, या फिर ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने ही बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर दिया हो। इंडिविजुअल हैज़ एन एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी एंड नो लॉन्गर प्रोड्यूस इंसुलिन, मतलब इसमें क्या है कि हो सकता है जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है तो इंसुलिन की डिफिशियंसी है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है। Such patients are absolutely dependent on exogenously administered insulin for survival, और ऐसे पेशेंट में लाइफ टाइम हमें एक्सटर्नल यानी बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की यदि हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बहुत सारे रिस्क फैक्टर एसोसिएट है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्वीट या एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट जस्ट लाइक आलू, चावल, कंप्राइजेस 90 to 95% ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस केसेस, यानी टोटल डायबिटीज़ मेलाइटस का आपका टाइप 2 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो, या हो सकता है उसका रेसिस्टेंस एक्शन हो, इसलिए हम इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो पॉपुलेशन में पाया जाने वाला डायबिटीज़ टाइप 2 ही होता है। मोस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट आर ओवरवेट एंड मोस्ट आर डायग्नोस्ड एज एडल्ट, और बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो देखने को मिलता है वो यंग एडल्ट में, ठीक है, यानी बेसिकली आफ्टर 45 to 50 ईयर में देखने को मिलता। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पेशेंट आर अनअवेयर ऑफ देयर डिसीज़, और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको शुगर है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, द अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजिकल डिफेक्ट इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 3 डिसऑर्डर। क्यों टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है? हो सकता है क्या हो, पेरिफेरल रेसिस्टेंस टू इंसुलिन स्पेशली इन द मसल सेल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में इंक्लूड किए हैं तो ऐसे में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होगा। इंसुलिन का जब हायर लेवल ब्लड में हमारे रहता है तो इन जो सेल्स होती हैं वो उसके लिए सेल सेंसिटिव नहीं रहते हैं, और सेल में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमने आपको बताया था कि ये इंसुलिन हमारा क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल होता है। ये ग्लूकोज को बाइंड करके सेल के इनसाइड पहुंचाता है। जब सेल्स के अंदर रेसिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को बाइंड करके सेल के अंदर नहीं पहुंचा पाता है, और ऐसी कंडीशन में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। दूसरा जो कारण है वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। दूसरा तो ये है कि जितना आपके सीरम में इंसुलिन का लेवल है उससे ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, लीवर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, यानी न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा। इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल, और इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल यानी हो सकता है इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो रहा हो। तो पहला हमने आपको बताया कि रेसिस्टेंस इंसुलिन का हो रहा है। दूसरा हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का सिंथेसिस लीवर ज़्यादा कर रहा, या ऐसा पेशेंट हो सकता है डाइट में ज़्यादा ग्लूकोज ले रहा हो, ठीक है। तीसरा जो कारण है इसमें वो ये है कि यानी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है। ओबेसिटी कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी मोटापा जो है सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस का कारण होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस जनरली डिक्रीज विद वेट लॉस,
और जब इंसुलिन, इसीलिए ऐसे पेशेंट में वेट लॉस को बोला जाता है जब ओबेसिटी ही इसका यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस का कारण है। तो अगर हम एक्सरसाइज करके वेट को लॉस करें तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन रेसिस्टेंस के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक तो क्या था, इंसुलिन का रेसिस्टेंस था, दूसरा लीवर ने ज़्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया, तीसरा आपके पैनक्रियास की बीटा सेल ने इंसुलिन का इनएडिक्वेट सिक्रेशन किया, यानी जितना इंसुलिन चाहिए था उतना नहीं किया। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस बेसिकली, एंड आपका दूसरा है बीटा सेल्स का डिसफंक्शन। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें यानी टाइप 2 की, तो नॉन मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल का है जैसे कि हम कुछ चीज़ों को रोक ही नहीं सकते हैं, मॉडिफिएबल का मतलब है जिसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि बेसिकली ये देखने को मिलता है 45 ईयर एज के बाद, जो कि मॉडिफिएबल नहीं है। अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, हिस्पैनिक और लैटिनो, यानी ये रेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर पेरेंट्स को है तो उनके बच्चे में होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये तो हमारे हैं नॉन मॉडिफिएबल। अगर मॉडिफिएबल की हम बात करें तो जैसे इसमें रीजन होते हैं आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्वीट और कार्बोहाइड्रेट, यानी चावल और आलू का ज़्यादा सेवन करना या ज़्यादा मिठाई खाना, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज़ या मधुमेह होने के चांसेस रहते हैं। तो ये यानी आपका जैसे मोटापा है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, और ज़्यादा डाइट में मीठा लेना, तो ये क्या है, हमारे मॉडिफिएबल हैं, इनको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो क्या ऐसा देखने को मिले जिससे कि पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है। बेसिकली क्या होता है, ये साइलेंटली होता है, एसिम्प्टोमेटिक, यानी पेशेंट में इसके कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। पॉलीयूरिया, और होता क्या है, इसमें बार बार यूरिन का प्रोडक्शन होना, पेशेंट बार बार यूरिन करता है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया यानी पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है। पॉलीफेजिया यानी भूख ज़्यादा लगती है। फटीग, थकान ज़्यादा होती है। वेट लॉस, वेट लॉस होता है। मोस्ट पेशेंट आर डिस्कवर्ड वाइल परफॉर्मिंग यूरिन ग्लूकोज स्क्रीनिंग। पॉलीफेजिया एंड फटीग का जो मतलब है, यानी फटीग जो होने का रीज़न है वो ये है क्योंकि जब इंसुलिन का रेसिस्टेंस है या इनएडिक्वेट इंसुलिन का सिक्रीशन है तो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो सेल्स के इनसाइड नहीं पहुंच पाता है। जब कोशिका के इनसाइड ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं वो उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी। जब यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी तो ग्लूकोज हमारा एनर्जी का मेन सोर्स होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में फटीग महसूस होगा, यानी थकान महसूस होगा या सुस्त होगा पेशेंट। डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से हम टेस्ट कराते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HbA1c नाम से जानते हैं, जो कि ऑन एवरेज 2 to 3 मंथ का ग्लूकोज के लेवल को बता देता है। यूरिन एनालिसिस में हम ग्लाइकोसूरिया, यानी ऐसा तो नहीं है यूरिन में ग्लूकोज का सिक्रीशन हो रहा है, या कीटोन बॉडीज़ उसमें प्रेजेंट हैं। कीटोन बॉडीज़ बेसिकली फैट के आपका यानी लिपोलिसिस होने से आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का पाया जाना संभवतः देखा जाता है। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल क्योंकि जब किसी पेशेंट का ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लूकोज हमारा बॉडी में यानी एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बॉडी में एज अ फैट जो है डिपॉजिट होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में यानी जो लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, LDL या VLDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ने के चांसेस रहते हैं।
फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है, जैसा कि अभी आपने इसके कॉजेज में देखा था। और पेशेंट का हम आरएफटी कराते हैं। आरएफटी कराने का जो रीज़न रहता है वो ये रहता है क्योंकि बेसिकली जो इसका यानी डायबिटीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो किडनी पे देखने को मिलता है। तो हम आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट करा के ये असेस करते हैं कि किडनी पेशेंट की सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यूरिन एनालिसिस में जैसे कि आपने देखा कि ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे और कीटोन बॉडीज टेस्ट करते हैं। ईसीजी करेंगे क्योंकि लिपिड प्रोफाइल बढ़ने की वजह से पेशेंट का हार्ट में भी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। यानी ऐसी कंडीशन में पेशेंट में आईएचडी होने के चांसेस रहते हैं। आईएचडी का फुल फॉर्म होता है इस्कीमिक हार्ट डिसीज। टेस्ट टू असेस अदर कॉम्प्लिकेशन, और भी कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे कि ऐसे पेशेंट में नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी देखने को मिलता है। नेफ्रोपैथी यानी किडनी पे इसका प्रभाव आता है। न्यूरोपैथी यानी नर्व्स पे। बेसिकली ऐसी कंडीशन में पेशेंट के अंदर पेरीफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलता है, यानी हाथ पैरों में लगातार दर्द होना, चींटिया जैसा काटना, झुंझुनाहट होना, सुन्नपन होना, जिसको हम कलेक्टिवली भाषा में पैरेस्थीसिया नाम से जानते हैं। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं abnormal sensation in the body due to peripheral neuropathy। और पेरीफेरल न्यूरोपैथी क्यों हो रहा है? एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इनटू द सीरम। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जो है आपके यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो रहा, और पेरीफेरल न्यूरोपैथी होने की वजह से पैरेस्थीसिया हो रहा। रेटिनोपैथी यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट की आंखों पे प्रभाव पड़ता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ब्लड विजन या हो सकता है कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन होने के चांसेस रहते हैं। HbA1c टेस्ट जैसे कि हमने बताया कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये आपका ऑन एवरेज 2 to 3 मंथ बैक का हीमोग्लोबिन के लेवल को बता देता है कि यानी पेशेंट के बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल था, गुड कंट्रोल था या पुअर कंट्रोल था। डाइटरी ट्रीटमेंट शुड एम इंश्योरिंग वेट कंट्रोल, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अलाउिंग गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल विद ब्लड ग्लूकोज लेवल एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, करेक्टिंग एनी एसोसिएट लिपिड एबनॉर्मेलिटी। अगर इसकी हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में इसका है एक तो डाइटरी, दूसरा है आपका एक्सरसाइज, एंड तीसरा है हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले इसमें डाइट का रोल है कि हमें क्या खाने में लेना है, ठीक है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो जब हम डाइट अपनी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हमारा शुगर जो है यानी जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना है। ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है? नॉर्मली अगर 100 से कम है तो क्या है आपका नॉर्मल है। इम्पेयर्ड अगर फास्टिंग ग्लूकोज है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 100 से 125 mg/dl देखने को मिलेगा। अगर 100 से ऊपर ब्लड ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग का आ रहा है 100 से 125 के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मानते हैं। इम्पेयर्ड यानी कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटस हम तब बोलेंगे अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से ज़्यादा है। एक होता है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और उसके 2 घंटे बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं। अगर 140 mg/dl के अंदर है तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर 140 से 199 mg/dl है
दैट मीन्स 140 से 199 mg/dl, तो ऐसी कंडीशन में इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यानी कंट्रोल में नहीं है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल का यानी ब्लड ग्लूकोज जो है 200 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। मैनेजमेंट हमने आपको बताया था, एक तो है डाइटरी मैनेजमेंट, दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी, एंड तीसरा है आपका एक्सरसाइज, और चौथा है आपका इंसुलिन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट के लिए हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, फैट इंटेक कर सकता है, यानी बेसिकली जैसे कि चावल, आलू, जिसमें हमारे आलू में जो है स्टार्च होता है, यानी पॉलीसैकेराइड, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा शुगर को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे पेशेंट को हमें एडवाइस करना है चावल कम खाना है, आलू कम खाना है, फैट ले सकता है, प्रोटीन हमारे डाइट का यानी टोटल का 50% कार्बोहाइड्रेट, जो कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट डाइट में रहता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हमें ये एडवाइस करना है कि टोटल परसेंटेज का 50% ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, 30% फैट हो, एंड 20% आपका CHON, दैट मीन्स प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। बेसिकली ऐसे पेशेंट को हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए सलाह देना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो कोई भी खा सकता है पेशेंट में, यानी वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। डाइट बेस्ड ऑन पेशेंट साइज, वेट, एज, ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी। मील शुड इंक्लूड मोर फाइबर एंड स्टार्च एंड फीवर सिंपल और रिफाइंड शुगर। बेसिकली क्या है, फाइबर्स रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जस्ट लाइक पालक, बथुआ। डाइटरी मैनेजमेंट में इफ़ टेकिंग इंसुलिन, ईट एक्स्ट्रा फूड बिफोर पीरियड ऑफ विग्रस एक्सरसाइज। अगर क्या है आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो हमें खाना ज़्यादा खाना है। रूटीन ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्टिंग बिफोर ईच मील and at bedtime is necessary during initial control during illness in unstable patient। हमें बीच बीच में ऐसे पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते रहें। एक्सेसिव साल्ट इनटेक इज़ टू बी अवॉइडेड। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा नमक नहीं खाना है। इट शुड बी पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड इन पीपल विद हाइपरटेंशन एंड दोज विद नेफ्रोपैथी, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, नेफ्रोपैथी। अगर ऐसे कंडीशन में आप ज़्यादा साल्ट खाएंगे तो पेशेंट में हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं, या ऐसे पेशेंट एक्सेसिव साल्ट इंटेक को अवॉइड करें जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्लासिक साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी अगर 200 mg/dl से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 200 mg/dl से ज़्यादा आता है तो हम इसको बोलते हैं डायबिटीज़। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का 126 से ज़्यादा आता है तो हम बोलेंगे डायबिटीज़। और HbA1c का लेवल जो कि नॉर्मली जो है 4.5 से लेके 6.4 तक रहता है, जो अगर 6.5 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। एक्सरसाइज प्रिकॉशन, हमें पेशेंट को जब एक्सरसाइज एडवाइस करना है तो उसको क्या सावधानी रखना है ये हमें बताना है। पेशेंट हु हैव ब्लड शुगर ग्रेटर देन 250 mg/dl and who have urine ketone should not begin exercise until urine test are negative। अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl है और पेशेंट के यूरिन में कीटोन प्रेजेंट हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें अनटिल अनलेस उसका यूरिन का कीटोन टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक। यूज ऑफ प्रॉपर फुटवियर,
क्योंकि डायबिटिक फूट देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट में जो हमने आपको बताया था कि जो यानी न्यूरोपैथी होने की वजह से पेशेंट में सेंसेशन कम होता है, पेशेंट में कई बार चोट लग जाती है, पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से पेशेंट में डायबिटिक फूट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ऐसे पेशेंट को प्रॉपर फुटवियर पहनने के लिए भी एडवाइस करना है। अवॉइड एक्सरसाइज इन एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, ज़्यादा ठंडी और गर्मी में एक्सरसाइज के लिए हमें मना करना है। हैव स्नैक आफ्टर एक्सरसाइज टू अवॉइड पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोग्लाइसीमिया, और पेशेंट को हमें ये एडवाइस करना है कि जब भी वो एक्सरसाइज करें तो उसमें तुरंत उसके बाद कुछ भी यानी हल्का फुल्का नाश्ता करें, जिससे कि पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोग्लाइसीमिया यानी एक्सरसाइज के बाद हाइपोग्लाइसीमिया को होने से रोक सके। आपको ये बता दें कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम होना शुगर बढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए हमें शुगर कंट्रोल करने के चक्कर में शुगर कम ना हो जाए, इसका खास याद रखना है। एक्सरसाइज में हमें फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट वेट रिडक्शन एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, ओबेसिटी। तो हम जब यानी एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, यानी जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा। एक्सरसाइज सेम टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, हमें ये बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर हम 7 बजे मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेली हमें वही टाइम रखने की कोशिश रखना है। पीपल शुड हाउएवर बी एजुकेट अबाउट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाउ टू अवॉइड। हमें यह भी बताना है कि पेशेंट को एक्सरसाइज करते समय यानी शुगर कम हो सकता है, और शुगर कम करने के लिए हमें क्या बताना है कि एक्सरसाइज के बाद पेशेंट को तुरंत कुछ न कुछ नाश्ता करना है। अवॉइड ड्यूरिंग पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल, अवॉइड ट्रामा टू एक्सट्रीमिटीज़, और ऐसे पेशेंट को फुटवियर पहनने के लिए इसलिए बोलना है कि कोई पैरों में ट्रॉमा ना हो जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज या रनिंग, जिससे कि डायबिटिक फूट होने के चांसेस रहते हैं। हाउ टू ईट एंड GI फूड, ईट ग्रेन्स इन लीस्ट प्रोसीड स्टेट पॉसिबल, लिमिट पोटैटो एंड रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट। वैसे पेशेंट को आलू कम से कम खाना है और अंकुरित अनाज खाना है। अवॉइड कंसनट्रेटेड स्वीट, हमें मीठा ऐसे पेशेंट को कम खाने के लिए सलाह देना है, जैसे कि जेली, जैम, केक, आइसक्रीम। चूज फूड विद हेल्दी फैट, हैव 3 मील एंड 1 or 2 स्नैक ईच डे। ऐसे पेशेंट को फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे कि पेशेंट की यानी हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अगर वो इंसुलिन थेरेपी पे है तो ईट स्लोली एंड स्टॉप इन फुल, अवॉइड पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड फीस्टिंग, डू नॉट स्किप मील। पेशेंट को क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में फास्टिंग यानी फास्ट नहीं रहना है और मील को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर मील स्किप करेंगे और आपने यानी खाने को क्या किया, छोड़ दिया, और आपने कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं। और जब शुगर कम होगा तो शुगर कम होने की वजह से पेशेंट में जान जाने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, यानी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोर्टेलिटी। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।